रश्मि ओझा जी का स्वागत करते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा। आज डॉक्टर रश्मि ओझा एक जाना माना नाम है और पर्टिकुलरली जब हम लीगल एड क्लिनिक की बात करें या लीगल एजुकेशन की बात करें तो उसके अंदर उससे उनसे ज़्यादा अच्छा हमें कोई ज्ञान नहीं दे सकता। तो ज़्यादा बात हम लोग अभी न करें। अभी मैं इतना ही बात कहूँगा कि लीगल एड क्लिनिक ये जितने लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी उनकी कम्युनिटी के लिए है कि जो कॉलेज के आसपास में रहती हो और जिनको एक्सेस टू जस्टिस के लिए कॉलेज की तरफ एक जिम्मेदारी की तरफ से कॉलेज के स्टूडेंट्स उनके साथ देखें और उनके साथ मिलाएं। इसमें नालसा की भी भूमिका है, स्टेट लीगल सर्विस की भी भूमिका है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि रश्मि ओझा मैडम से सब चीज के बारे में विस्तार से सुनेंगे। रश्मि ओझा मैडम, आपका स्वागत है। हम लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं। थैंक यू प्रवीण भाई। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स अपने विचार रखूंगी। और जब प्रवीण भाई ने मुझे फोन किया तो उन्होंने पूछा कि हम किस विषय पर चर्चा रखें, तो तुरंत ही मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के बारे में हम इस बार की थीम रखें। जब वर्ड क्लिनिकल आता है तो हमारी सोच होती है कि ये कोई मेडिकल टर्म है, लेकिन लीगल टर्म में भी क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एक वर्ड है जिसके दौरान कोई विद्यार्थी या एनी स्टूडेंट वाइल परस्यूइंग एजुकेशन वो कैसे अपने आप को ट्रेन अप कर सके कि हम न्याय लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि जहां तक एजुकेशन का सवाल है तो सबसे पहली महत्व की बात है कि हम जब एजुकेशन की बात करती है तो क्या हम अपने ही मतलब या अपने ही स्वार्थ के दृष्टिकोण से एजुकेशन लेते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन पोटेंशियलिटीज, इंटेलेक्ट और मेंटल पोटेंशियलिटी, या फिर जब हम लीगल एजुकेशन की बात करते हैं तो क्या हमारी सोच उतनी ही सीमित रहनी चाहिए कि मैं एक बड़ी सॉलिसिटर बनूं या बड़ी एडवोकेट बनूं या बड़ी टीचर बनूं या दुनिया में अपना नाम कमाऊं। ये कोई सोच गलत नहीं है, लेकिन जब लीगल एजुकेशन की बात आती है तो न्याय जो है हम लोगों तक, जिन लोगों को नहीं मिल सकता है वो कैसे पहुंचाए। तो इस बारे में मैं थोड़ा बात करूंगी। आपकी परमिशन से मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी और यह एक सत्य घटना है। सो आई रिपीट, इट इज अ ट्रू स्टोरी और एक सत्य घटना है कि कई साल पहले ला गार्डिया नाम के जो फॉर्मर मेयर थे न्यूयॉर्क के, वो एक कोर्ट में, एक पुलिस कोर्ट में एज अ जज बैठे थे और उनके सामने एक गुनहगार को लाया गया था कोर्ट में, जो एकदम बूढ़ा सा इंसान था और एकदम झुक गया था, फटे हुए कपड़े पहने थे, दोनों तरफ से उसको जकड़ के पकड़ा गया था, पुलिसमैन ने पकड़ा था। और वहां की प्रथा से वो जब भी जज ने पूछा कि क्या गुनाह किया है इस इंसान ने, तो उनको बताया गया कि इसने एक दुकान से ब्रेड की चोरी की है। तो ला गार्डिया जो थे वो बहुत ही भीतर से भावुक हो गए और उसने उस बूढ़े इंसान की तरफ देख के कहा कि वेल जेंटलमैन, law takes its own course without any exceptions and therefore I will have to punish you. I impose a fine, क्योंकि लॉ में कोई एक्सेप्शंस नहीं होता है, जिन्होंने गुनाह किया होता है उनको सजा भुगतनी ही पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि आई इम्पोज अ फाइन ऑफ $10 ऑन यू। अब यह बूढ़ा इंसान जिसके पास 10 सेंट्स भी नहीं थे वो एकदम कांपने लगा घबराहट से और बिल्कुल ना बोल सकता था ना कुछ ज्यादा सुनने के लायक रहा था। तो एकदम थर थर कांपने लगा कि इतनी बड़ी फाइन वो कहाँ से ला पाएगा। तो उसी जज ने फिर आगे बोलते हुए कहा कि मुझे पता है तुम्हारे पास $10 नहीं है,
इसलिए तुम्हारी तरफ से मैं वो $10 कोर्ट में भरपाई कर देता हूँ। तुरंत ही ला गार्डिया ने अपने पास से $10 कोर्ट में जमा करवा दिए और उन्होंने कहा ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, इस कोर्ट में जो जो इंसान बैठे हैं एंड जो जो लोग ताक ताक के वो चोर या बूढ़े इंसान की तरफ देख रहे हैं, मैं सभी पर 50 सेंट्स की फाइन लगाता हूँ, क्योंकि वो लोग उस शहर में रह रहे हैं जहाँ एक लाचार और बूढ़े इंसान के पास चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा है। तो वहाँ हैट सर्कुलेट करने की प्रथा होती है और वो हैट सर्कुलेट हुई। सभी जो कोर्ट में मौजूद थे सभी ने 50-50 सेंट्स उस हैट के अंदर, टोपी के अंदर डाले और टोटल अमाउंट $47.50 थे, जो जज ने, ला गार्डिया ने तुरंत ही उस बूढ़े इंसान को दे दिए और वो कोर्ट से हंसी खुशी और एकदम शांत मन से खुशी खुशी से चला गया। तो ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि कैन अ जस्टिस प्रोसेस, justice delivery mechanism, does it have this process as well? Can a judge transgress from the confines of the four corners of law in order to ensure? अभी हाल ही में मैं देख रही हूँ कि नेशनल लॉ स्कूल्स जो जो यहाँ भारत में है या फिर कई बड़ी बड़ी लॉ कॉलेजेस है, उसमें एक्सेस टू जस्टिस के काफी कार्यक्रम रखे गए हैं, जैसे फोरम फॉर फास्ट जस्टिस। And when we say access to justice for all without any form of discrimination. कल ही मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक 2-3 न्यूज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट की कि भारत टॉप्स जितने जितने भूखे लोग हैं उसमें भारत also is topping one in the Asian countries, it is so, and वर्ल्ड के आधा से ज्यादा भूखे लोग एशियन कंट्रीज में है एंड इट इंक्लूड्स इंडिया एज वेल। तो जब न्याय की बात आती है, जब किसी का पेट भर नहीं सकता, न्याय देने की बात आती है, तो उसी तरह से न्याय से विचलित कितने सारे वल्नरेबल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हमारे देश में है, जिनको न्याय क्या होता है ये पता नहीं होता है और उसके कारण वो उनको बहुत ही भुगतना पड़ता है, ना ही उनके पास पैसे होते हैं बड़े बड़े वकीलों को एंगेज करने की। और इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी कॉलेजेस में लीगल एड क्लिनिक होना चाहिए और इसके पीछे उनकी धारणा यही है कि बच्चे जब एजुकेशन ले रहे हैं, सीख रहे हैं, या तो BLS LLB कोर्स या 3 ईयर LLB कोर्स या LLM कोर्स या तो फिर रिसर्च, सोशियो लीगल रिसर्च में हो, तो वो साथ साथ में क्लिनिकल लीगल एजुकेशन पे महत्व दे। और क्लिनिकल लीगल एजुकेशन में यही कहा जाता है कि बच्चे जब एजुकेशन लेते हैं लॉ कॉलेजेस के, तो साथ साथ में क्लिनिकल लीगल एड के माध्यम द्वारा वो कैसे न्याय लोगों को पहुंचा सकते हैं, और ये बिल्कुल ही फ्री में रहता है, इसकी कोई फीस नहीं रहती है, ताकि बच्चे स्टूडेंट्स सेंसिटाइज हो सके। तो जैसे मैंने कहा कि लॉ क्वालिफिकेशन, अभी अभी भाई साहब ने, शिवानंद भाई ने जो हमारी प्रोफाइल पढ़ी, इंट्रोडक्शन दिया, तो ये कोई अचीवमेंट्स नहीं होती कि इतने क्वालिफिकेशन हुए, इतने ये है, इतने ये। जब तक हमारा नॉलेज, जब तक हमारा कैलिबर सोसाइटी तक नहीं पहुंचता, शायद ही लॉ डिग्री का कोई महत्व रहा होगा। तो भले हम अपने आप के लिए कुछ करें, लेकिन जब तक हम समाज सेवा किसी ना किसी तरह नहीं कर सकते, हमें यह सोचना है कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, सभी लोग, उनके सभी के पास लॉ की डिग्री थी,
तो ये डिग्री सिर्फ अपने लिए ही नहीं उन्होंने बचा के रखी थी, लेकिन इट वाज अ फाइट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम तब मिल सकता है जब हमें लॉ के बारे में जानकारी हो, और जानकारी सिर्फ लॉ कॉलेजेस में जाके मिलती है ऐसे नहीं है। स्टूडेंट्स, टीचर्स जाके गरीबों को, जो जो डिप्राइव्ड कैटेगरी के हैं उन तक, हमारे विद्यापीठ में मुंबई यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है कि जस्टिस एट योर डोर स्टेप्स, यानी कि आपको हम तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है, बट वी विल ब्रिंग जस्टिस एट योर डोर स्टेप्स, ताकि हम आपको भारत के संविधान में, जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान है, उसमें आपके क्या हक है वो हम आपको कुछ जानकारी दे सके। अगर आपके झगड़े हो, अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो, तो क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हम किस तरह से आपकी मदद कर सके और कैसे हम आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सके, यह कोशिश रहती है। तो ऐसे बहुत सारे लीगल एजुकेशन जो परस्यू करते हैं बच्चे, वे हर जगह स्ट्रीट प्ले करते हैं, लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी कैंप, पैरा लीगल ट्रेनिंग, लोक अदालत में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स को तब सेंसिटाइज होता है कि वह तो बहुत ही सुखी है, देश में हमारे कितने ऐसे दुखी लोग हैं जिनको इस किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं है। सो लॉ स्कूल्स एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस play a very very important role. आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, but at the same time it is also said that justice hurried is justice buried. So in this whole process अगर दो controversial statement हो, तो how can the law schools or how can legal education become justice education? ये एक सोचने का हमें जरूरत है कि कैसे हम लीगल एजुकेशन को जस्टिस एजुकेशन में हम कन्वर्ट कर सके। मेरा पिछले 30 सालों से मैं लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाती आई हूँ, और अब अभी फिलहाल 11 साल से पोस्ट ग्रेजुएट लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो कभी कभी मेरे 9 PhD भी स्टूडेंट्स हम गाइडेंस के अंदर हो गए हैं। तो कभी कभी स्टूडेंट से मैं पूछ लेती हूँ कि आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो मास्टर ऑफ लॉज की, लेकिन उसका 1%, 2%, 10% समाज के लिए जाता है कि नहीं, कि आप सिर्फ अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन का सोच रहे हैं। जब इस स्टूडेंट से पूछा जाता है कि लॉ में से कितने बच्चों ने अन्ना हजारे का फाइट अगेंस्ट करप्शन में हिस्सा लिया था, क्योंकि जब मैं वीटी स्टेशन से ट्रेन में ट्रैवल करके घर पहुंचती थी तो मैं देखती थी कि अन्ना हजारे की जो टोमी अन्ना है, ऐसी टोपी पहने हुए लोग उनको एटलीस्ट टोपी पहन के या कैंपेन साइन करके उनका सपोर्ट करते थे टू फाइट करप्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट मशीनरी। और आज शैलेश भाई गांधी भी शायद आपसे कुछ अपने विचार रखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में बना, वो किस हद तक आज हमें फायदेमंद हो रहा है। हो सकता है उसकी बहुत सारी अदर एस्पेक्ट्स भी होगी, क्रिटिसिज्म होगा जो शैलेश भाई आपको बताएंगे। लेकिन जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछती हूँ कि कितने लोगों ने अन्ना हजारे की मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, एटलीस्ट सिग्नेचर देके सपोर्ट किया, लॉ में से कितने बच्चों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, लॉ में से कितने बच्चे जेल में जाकर उन्होंने प्रिजनर्स को उनके राइट्स बताए या प्रिजन कंडीशन पे कोई लेख लिखा या पेपर में छपवाया, लॉ में से ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके मन में यह इच्छा होगी कि वह जाकर समाज में कुछ करे, या तो एक डिस्कोर्स रखे या तो अवेयरनेस कैंपेन्स करे, आदिवासियों के पास जाए और उनको समझाए कि संविधान क्या चीज होती है। जब हम भारत के संविधान पर बहुत ही अहम महत्व या वी टेक प्राइड of the preamble of the Indian Constitution, these very 3 words, justice, liberty and equality,
I consider it as three precious words, which is inclusive of all the rights of all people. So it is justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, and equality of status and of opportunity. Status हमारे देश में हम देखते हैं कि कितनी सारी इनइक्वालिटीज रहती है. स्टेटस की जब बात होती है तो हमारे लॉ के बच्चे किस हद तक पहुंचते हैं उन तक कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ऐसी सोच रखते हुए उनको समझाए कि जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट कानून है भारत देश में वह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच मेक्स अ प्रोविजन फॉर इक्वालिटी. Equality is under Article 14 of the Constitution, which states that the state shall not deny to any person. And when I say any person, it is also inclusive of an alien, a person who is within the territorial borders of India. अजमल कसाब को इतनी लंबाई तक उसको सुनवाई क्यों दी गई? क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्या हमें सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ना है या हमारा जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, बिकॉज नोबडी कैन क्लेम टू बी एन एक्सपर्टीज, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो लोगों की समाज सेवा फॉर एंश्योरिंग सोशल जस्टिस टू, ये भी हम देखें. हम में से कई लोगों ने एमसी मेहता का नाम सुना होगा, जिनको बहुत ही उद्भाव उठा कि जो शिवकाशी में अभी अगले महीने दिवाली है, लेकिन वहां की शिवकाशी तमिलनाडु की छोटी छोटी फैक्ट्री यूनिट्स में जहां फटाके बनते हैं, जहां पे मैच स्टिक्स बनती है, वहां छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं. तो एक एडवोकेट होते हुए उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी. एडवोकेट लक्ष्मीकांत पांडे लड़ रहे थे. जसवंत सिंह खालरा जो पंजाब में थे वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे. तो उनकी डिग्रीज या उनका ज्ञान सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रहता है, उनका ज्ञान इवन समाज तक भी पहुंच जाता है. या फिर एकेडमिक्स में प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी है, जो कई बार जिन्होंने मथुरा रेप केस के बाद उन्हीं 4 प्रोफेसर्स की वजह से कानून में पूरा बदलाव आया. तो वही ऐसे ही टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस हद तक अपनी नॉलेज की सेवा दे सकते हैं लोगों को. एंड देयर इज नथिंग, नो ग्रेटर डोनेशन देन द डोनेशन ऑफ नॉलेज to the people and to ensure that everybody gets justice equally. जब LLB का करिकुलम है या LLM के करिकुलम है, उसमें भी एक पेपर कंपलसरी है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड है एंड पैरालीगल सर्विसेज का उल्लेख होता है, जो बच्चों को सीखना पड़ता है. प्रवीण भाई ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा क्लिनिकल लीगल एजुकेशन भी एक टॉपिक है जो बच्चों को सेंसिटाइज करता है कि हमें पढ़ते पढ़ते हम कैसे अपने आप को ट्रेन करें in the matters and to sensitize ourselves in the issue of social justice as such. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मॉडल करिकुलम है जो कहता है कि लीगल एजुकेशन इज अ डिवाइस फॉर HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, in law for attaining social justice and democratic development as such. तो हमारे में यह सोच एक प्रकट होता है कि how we can ensure social justice to the people. एक बहुत ही बड़ा महत्व का रिपोर्ट है, that's the report of the expert committee on legal aid. It's report number 157, which is titled as Processual Justice to the People of 1973. क्योंकि आजकल इवन मास्टर ऑफ लॉ डिग्री में मैं देखती हूँ तो सबसे ज्यादा डिमांड होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या बिजनेस लॉ में, क्योंकि उसमें पैसे बहुत लोग कमा लेते हैं. स्टूडेंट्स को ऐसी इच्छा होती है कि जैसे ही हम पढ़ाई पूरी करके कॉर्पोरेट लॉयर बने या IPR लॉयर बने तो हमें बहुत ही पैसे मिलते हैं. लेकिन कितने स्टूडेंट्स होंगे जो अपने आप से, चाहे 90% हो 95% हो, फिर भी वह ह्यूमन राइट्स लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं, एनवायरमेंटल लेते हैं. तो ये सब जो सब्जेक्ट्स है, दोज आर ऑल द सब्जेक्ट्स व्हिच एंश्योर्स social justice as such. So ये report of the expert committee on legal aid states that the current trend
और मुझे ये बिल्कुल ही झिझक नहीं होगा अगर मैं कहूंगी, मुझे बिल्कुल ही झिझक नहीं होगी अगर मैं कहूंगी कि बड़े बड़े नेशनल लॉ स्कूल्स में एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आईपीआर और बिजनेस लॉ होता है, जहां इंटेंशन स्टूडेंट्स का ऐसे ही होता है कि टू गो इनटू कॉर्पोरेट प्रैक्टिस or great business corporates or else property individuals as such. But clinical legal education is something which is a community based project as such. तो जब क्लिनिकल लीगल एजुकेशन की बात आती है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे ऐसे जजेस थे, जस्टिस लेट जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, लेट जस्टिस पी एन भगवती, लेट जस्टिस डी देसाई, जिन्होंने अपने आप में अपने सारे जजमेंट्स में भारत के संविधान के आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को इंटरप्रेट किया और कहा कि equal, what is equal justice and free legal aid? Are people of our country getting free legal aid? हुसैन आरा खातून का केस बहुत ही महत्व का है, जिसमें हुसैन आरा खातून वर्सेस द होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें जजेस ने लीगल एड की बहुत ही चर्चा की है, बहुत ही बात की है और कहा है कि आर्टिकल 39A साफ यह कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. इट इज इम्प्लिसिट विद इन आर्टिकल 21 of the Constitution, which is the fundamental right. तो क्यों ना हम इस माध्यम के द्वारा प्रवीण भाई पटेल हो या भगवान जी भाई कैमरा उल्टा चल रहा हो, तब मैं जा रहा हूँ, तेरा इधर आगे में नरोत्तम भाई शर्मा का शायद कैमरा भी ऑन है और वीडियो भी ऑन और ऑडियो मैं थोड़ा सा इसको हाँ मैडम कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। 2 मिनट ही बोलना है। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1978 के केस में मैं आपसे कहना चाहूंगी, प्लीज जब आपको वक्त मिले वो केस पढ़िए। किस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप सोचिए कि अपेक्स कोर्ट के जजेस ने अपनी नॉलेज अपने तक सीमित न रखे हुए, अपने जजमेंट को जो रिट पिटीशन में लिखा गया है उस तक सीमित न रखते हुए उन्होंने कई सारी ऐसी इंक्वायरी निकाली जिस माध्यम के द्वारा लोगों को न्याय मिल सके। और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने तो अपने कई सारे जजमेंट्स में ऐसे कहा है कि व्हाट मेक्स लॉ अ फोर्स इज अ लॉयर विथ अ कॉज. So if we don't have a lawyer with a cause, I think people cannot expect justice, from the justice delivery system. आज एक महत्व की बात यह है कि 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हर एक कोर्ट में पेंडिंग है। इवन कई साल भी निकल गए, कई नए जजेस की भी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो भी शायद वक्त लगेगा कि लोगों को न्याय मिल सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में बना था, सभी और हाई पावर्ड कमीशंस जो बने हैं एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू वगैरह, लेकिन लोगों को आज तक न्याय नहीं मिल पाता, कई साल लग जाते, बिकॉज क्लैरिटी, सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी आर द वर्च्यूज conspicuously missing in administration of justice. तो क्यों ना हम यंगर जनरेशन, जब स्टूडेंट्स, उनके प्रोजेक्ट्स भी अभी बहुत होते हैं कॉलेज लाइफ में, उनको आइडियल नहीं हम बिठा सकते बिना कोई काम के, तो ये प्रोजेक्ट्स के माध्यम द्वारा, हालांकि थियोरेटिकल पेपर 100 मार्क का वो एग्जाम देके पास हुए और क्वालिफिकेशन मिले, उसके बजाय क्यों ना हम प्रैक्टिकल कंपोनेंट ज्यादा रखे कि वो कहाँ गए, कहाँ उन्होंने लीगल सर्विसेज दी और क्या क्या सोसाइटी कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट किए, कितने बाहर लेक्चर्स दिए, कितने लोगों को अवेयरनेस, कितने प्रिजन्स, कितने चिल्ड्रंस होम, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कितनी सेवाएं थी, ये सब देखते हुए उनको मार्क्स दिया जाए, ताकि जब वो ग्राउंड रियलिटीज देखे
तो वो सोच पाए कि लोग हमारे देश में कितने दुखी है। ये जो हुसैन आरा खातून का केस है, उसमें जजेस ने अपने आप जांच करके उनको शॉक लगा कि ये जो 85% प्रिजनर्स है वो सिर्फ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है। And there is a general principle in criminal law that every person is presumed to be innocent unless held guilty by competent court of law. So you cannot point him as a criminal, you cannot point him as an offender, you cannot point him as an accused as such. He's an under trial prisoner. आज नेशनल पुलिस कमीशन कहती है कि more than 85% the prisoners are under trial prisoners and the arrest is unjustified, and about 43.25% of the expenses are spent on those persons who in ultimate analysis ought not to have been arrested at all. COVID-19 pandemic में हमने देखा कि जजेस ने ऐसे कई कुछ जजमेंट्स दिए कि जिनको अगर गिल्टी भी माना जाएगा कोर्ट में, तो भी अगर उसकी सजा 2 या 3 साल तक होती है तो सभी को रिहा किया जाए। ऐसे ही हुसैन आरा खातून के केस में कोर्ट ने कहा कि सबको पर्सनल बॉन्ड पे रिहा कर देना चाहिए, ना कि लॉयर का बेल एप्लीकेशन। इट इज जस्टिस आयर कहते थे बेल एंड नॉट जेल। तो ये सब हम क्यों ना स्टूडेंट्स के माध्यम के द्वारा लोगों तक मैसेज पहुंचाए कि यू हैव अ राइट टू आस्क फॉर बेल एंड नॉट जेल इफ योर ऑफेंस इज सो एंड सो, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हमारा भारत के संविधान में सभी के लिए एक ही न्याय है, ना कि अपने सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस या अपने एजुकेशनल स्टेटस के आधार पर न्याय प्रणाली है। नहीं, सभी को एक ही हक रहता है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या चाहे रास्ते का कोई भिखारी हो, सभी को न्याय एक जैसा ही रहता है। और वो लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम हम अवश्य ही यूथ को दे सकते हैं। एंड देयर कांट बी बेटर यूथ्स in imparting, knowledge about the legal rights than the students of law. This is precisely what I feel the teachers of law must sensitize and must make projects, by way of clinical legal education and, ensure that justice reaches to the people who are deprived of their legal rights as such. Thank you so much. और मैं बहुत ही आभारी हूँ प्रवीण भाई पटेल और फोरम फॉर फास्ट जस्टिस एंड RTI रेवोल्यूशनरी ग्रुप की और मिशन फ्री लीगल एजुकेशन एंड नेशनल RTI ग्रुप एंड फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की कि मुझे आपने इतनी हियरिंग दी। अवश्य और कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके समक्ष वापस आऊंगी। थैंक यू वेरी मच and I'm eager to listen to the other eminent speakers who are present today. Thank you so much. धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर रश्मि ओझा जी, आपने क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के विषय में इतना एलोबोरेट करके जो बताया है। तो यहाँ पर उपस्थित हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ये टर्म थोड़ा सा भी काफ़ी समझने में दिक्कत भी हो रही थी, तो इसको बहुत बेहतर वो समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि हम लोगों को कैसे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज तक ही नहीं रहना है और इसके अलावा भी हमें प्रैक्टिस में भी चीज़ों को ध्यान देना है। तो जिस तरह से आपने बताया कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि वैसे टॉपिक चूज करें जो हमारे सोसाइटी के लिए डायरेक्ट हेल्पफुल हो, चाहे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इशू हो या ऐसे सिमिलर इशूज हों। अंडर प्रिविलेज सेक्शन को कैसे हम उसको प्रमोट कर पाएँ, आगे उनको बढ़ा पाएँ। इस तरह से आपने कहा कि आदिवासियों के बीच में जा करके हम उनको बताएं जो नहीं समझते कि कानून क्या है। शायद इस आपके इस इतना बेहतरीन टॉक के बाद हमारे जो साथी हैं इस बात को समझेंगे और निश्चित तौर पे इसके लिए हम और बेहतर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में अगले हमारे जो स्पीकर्स हैं कृपया आप बने रहिएगा और क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में भी आएगा और हम इस पर और भी डिस्कशन करेंगे। और अगले हमारे स्पीकर्स के तौर पे प्रोफेसर डॉक्टर N.K. इंद्रायन जी हैं जो सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के कानून विभाग के आप विभागाध्यक्ष हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और आपके अंतर्गत कई विद्यार्थी हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने
पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है, लगभग 25-30 स्टूडेंट्स को आपने शिक्षा दी है। और आप के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी कि तत्कालीन जो चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, वो आपके स्टूडेंट्स रहे, उन्होंने आपसे पीएचडी की हुई है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप वर्तमान में निर्मा विश्वविद्यालय गुजरात में आप अनुसंधान और नवाचार जो कार्य है उसके आप निदेशालय के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के आप सदस्य भी हैं। तो हमें बड़ी खुशी है आपको, आपका स्वागत करते हुए यहाँ पर आप आज हमारे बीच में हैं। और कृपया इस विषय पर अपने विचार रखें। प्रोफेसर डॉक्टर इंद्राणी जी। कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। प्रोफेसर इंद्राणी जी सुन पा रहे हैं? प्रवीण भाई, क्या प्रोफेसर साहब हमारे बीच में हैं? मतलब थोड़ा सा आईडी हमें थोड़ा समझ नहीं आ पा रही है। वैसे मैंने उनको नहीं दिख रहा है अच्छा चेहरे से। अरे कार्य साहब, अब थोड़ा फोन करके देखिए, मैंने ज्वाइन उनको न किया फोन हो। करके नहीं 11 बजने में 5 मिनट बाकी थे, तब मैंने उनको फोन किया था, आर यू रेडी? तो उसने बोला मैं रेडी हूँ। दिखते नहीं है, या उनका टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, ज्वाइन नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं है, अपन आगे आप एक काम कीजिए कार्य साहब, हाँ हाँ आप स्पीच दीजिए, मैं इंद्राणी साहब से फोन में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। शिवानंद भाई, कार्य जी को बुला लीजिए। बिल्कुल। हाँ, और मैं दो चीज, एक मिनट, मैं दो चीज कार्य जी से सुनना चाहूंगा। इसमें मैं मतलब हमारे सभी श्रोतागण जी, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक काफी बड़ा रोल होता है जब मैं लीगल एड क्लिनिक की बात करें या क्लिनिकल लीगल एजुकेशन की बात करें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने कानून में मैंडेटरी किया गया है कि कोई भी लीगल एड क्लिनिक ना हो उस कॉलेज को मान्यता न दिया जाए। और फिर भी कई कॉलेज चलती है, और यूएनडीपी का रिपोर्ट कह रहा है कि करीब 460 कॉलेज का इन्होंने सर्वे किया, सिर्फ 6 कॉलेज में लीगल एड क्लिनिक चालू मिली, बाकी सब कागजों पे है। तो इस पे भी थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी आगे चलिए। यस, थैंक यू शिवानंद भाई। मैं बात कर रहा हूँ इंद्राणी जी से। जी, तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में प्रोफेसर अश्विन भाई कारिया जी हैं। और अश्विन भाई कारिया जी के बारे में हमारे जो यहाँ पे साथी हैं डिफरेंट जो हमारे कंट्रीज के अलग अलग लोकेशन से आप आते हैं, आपने सुना भी है प्रोफेसर अश्विन भाई कारिया जी को। आप पालनपुर में प्रिंसिपल रहे हैं लॉ कॉलेजेस के, और आपने भी बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगभग दर्जनों वो जजेज हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं थ्रू आउट इंडिया में, और बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। आप एक फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के लिए आप काम करते हैं। आपकी संस्था है, बहुत अच्छा इस लीगल एजुकेशन और ये जो कानूनी ज्ञान है इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों के पास तक पहुंचाया जाए, इसके विषय में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर अश्विन भाई कारिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद शिवानंद जी। रश्मि बहन जी ने तो बहुत अच्छी तरह से